हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री क्लास 12। ठीक है, 12th केमिस्ट्री का चैप्टर 5 है सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, पृष्ठ रसायन। इस चैप्टर का आज हम लोग वीवीआई कंप्लीट ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, जो परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में इसके पहले परीक्षा में आए सभी प्रश्नों को दिया गया है, तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और अच्छे तरीक़ा से लिख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इससे बाहर परीक्षा में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न इसका क्या है। प्रश्न है कि अधिशोषण एक कैसी घटना है। अधिशोषण एक कैसी घटना है। सतहीय घटना है, आंतरिक घटना है, ए और बी दोनों सही है, या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग पढ़े अधिशोषण क्या होता है। अधिशोषण एक सतहीय घटना होता है, तो ऑप्शन क्या सही है इसका। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन ए। अधिशोषण एक सतहीय घटना है। अधिशोषण में कोई पदार्थ होता है और उसकी सतह पर किसी दूसरे पदार्थ की सांद्रता क्या होती है, बढ़ती है, तो उसे हम लोग अधिशोषण कहते हैं। तो ऑप्शन क्या सही है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, अधिशोषण की घटना होती है, तो जो अधिशोषण प्रक्रिया होती है, यह कौन सी घटना होती है। ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, ए तथा बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग पढ़े हैं कि जो अधिशोषण होती है, अधिशोषण हमेशा ऊष्माक्षेपी होती है। ध्यान रखिएगा, कौन सी प्रकृति की होती है, ऊष्माक्षेपी। यानी आंसर कौन सा सही है, आंसर ए सही है। ठीक है, अधिशोषण की घटना ऊष्माक्षेपी होती है, यानी इसमें ऊष्मा हमेशा बाहर निकलती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए, पूछा है कि अवशोषण एक घटना है। जैसे पढ़े अभी कि अवशोषण कैसी घटना है। अधिशोषण पढ़े थे क्या था, सतहीय घटना। ये पूछा है कि अवशोषण कैसी घटना है। स्थूलीय घटना है, सतहीय घटना है, आंतरिक घटना है, या इनमें से सभी। तो हम लोग पढ़े हैं कि अवशोषण क्या होता है कि जब किसी पदार्थ के सभी हिस्सों में, अंदर बाहर सभी हिस्सों में किसी दूसरे पदार्थ की सांद्रता यानी मात्रा ऐसे बढ़ती है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अवशोषण बोलते हैं। तो अवशोषण तो सतहीय घटना नहीं है, तो इसको क्रॉस कर दीजिए। आंतरिक घटना भी नहीं है, इसे भी क्रॉस कर दीजिए। इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। स्थूलीय घटना है। अब ध्यान दीजिए, स्थूलीय घटना के मतलब क्या होता है कि पूरे हिस्सा में होता है। अवशोषण क्या होता है, पूरे हिस्सा में होता है, तो यह एक स्थूलीय घटना है। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चारकोल किस गैस को सबसे अधिक अवशोषित करता है। तो जो चारकोल होता है वो किस गैस को सबसे अधिक अवशोषित करता है। यह बिहार बोर्ड में पूछा गया प्रश्न है। ए है CO को, बी है अमोनिया NH3, सी है NCl3, और डी है हाइड्रोजन H2 को। ठीक है, तो देखिए जो चारकोल होता है यह अमोनिया गैस को सबसे अधिक अवशोषित करता है। किसको, अमोनिया गैस। तो ऑप्शन क्या सही है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, अमोनिया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है कि निम्न में किस प्रक्रिया में अधिशोषण तथा अवशोषण दोनों घटना होती है। यानी सिंपल पूछा है कि अधिशोषण और अवशोषण दोनों जब होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। उसको हम लोग विसरण बोलते हैं, परासरण बोलते हैं, विशोषण बोलते हैं, या शोषण बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़े थे कि जब अधिशोषण और अवशोषण दोनों एक साथ होता है तो ऐसी प्रक्रिया को हम लोग शोषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शोषण। तो ऑप्शन क्या सही है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि भौतिक अधिशोषण में अधिशोषण की ऊष्मा होती है। यह भी प्रश्न पूछा गया कि भौतिक अधिशोषण में अधिशोषण की ऊष्मा कितनी होती है। दिया है 10 से 20 किलो जूल प्रति मोल, या 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल, या 40 से 60 किलो जूल प्रति मोल, या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग पढ़े हैं कि अधिशोषण में, भौतिक अधिशोषण की जो ऊर्जा होती है या ऊष्मा होती है वह 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल होती है। ऑप्शन क्या सही है इसका, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है,
20 से 40 किलो जूल प्रति मोल। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है रासायनिक अधिशोषण में अधिशोषण की ऊष्मा होती है। तो जो रासायनिक अधिशोषण होता है उसमें अधिशोषण की ऊष्मा कितनी होती है? दिया है 100 से 200 किलो जूल प्रति मोल, या 200 से 300 किलो जूल प्रति मोल, या 80 से 240 किलो जूल प्रति मोल, या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग पढ़े थे कि भौतिक अधिशोषण की ऊर्जा पढ़ लिए थे, अब उसी प्रकार पढ़ाए थे कि रासायनिक अधिशोषण की ऊर्जा कितनी होती है। तो ध्यान दीजिए, रासायनिक अधिशोषण की ऊर्जा 80 से 240 किलो जूल प्रति मोल होती है। तो ऑप्शन क्या सही है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, 80 से 240 किलो जूल प्रति मोल। भौतिक अधिशोषण से रासायनिक अधिशोषण की ऊष्मा अधिक होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सामंगी उत्प्रेरण का उदाहरण है? सामंगी उत्प्रेरण, अब देखिए ऑप्शन देखिए सामने लिखा गया है, हम समझा रहे हैं। समांगी उत्प्रेरण क्या था? जब बताए थे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में देखिए अभिकारक और क्या होता है? अभिकारक होगा, उत्पाद होगा, और क्या था उसमें? उत्प्रेरक था। अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक। तो पढ़ाए थे कि जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो जिसमें अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक तीनों एक समान अवस्था में हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? समांगी उत्प्रेरण बोलेंगे। ठीक है, और एक भी अगर अलग हो जाए तो वह क्या होता है? विसमांगी उत्प्रेरण। अब चलिए ऑप्शन से देखिए, SO2 सल्फर क्या है? देखिए इसी को पहचानेंगे, गैस है। ऑक्सीजन क्या है? गैस है। नाइट्रोजन एनो जो है यह भी क्या है? गैस है। और SO3 भी क्या है? गैस है। तो ऑप्शन तो यही सही हो जाएगा, यह समांगी उत्प्रेरण का क्या है? उदाहरण है। तो आंसर ए बिल्कुल सही है। लेकिन और ऑप्शन देख लीजिए, देखिए N2 यह भी गैस है। यहाँ देखिए हाइड्रोजन ये भी गैस है, लेकिन लोहा जो उत्प्रेरक है यह किस अवस्था में? ठोस अवस्था में, सॉलिड में, और ये गैस है। तो ये विसमांगी का उत्प्रेरण है, ये नहीं होगा। यहाँ देखिए SO2 क्या है? गैस है। यहाँ ऑक्सीजन गैस है। प्लेटिनम क्या है? ठोस अवस्था में है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। यानी कौन सा सही था हम लोग का? ऑप्शन ए बिल्कुल सही था। ठीक है, पहचानने का क्या तरीका है? तीनों एक समान भौतिक अवस्था में होने चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन विसमांगी उत्प्रेरण का उदाहरण है? तो अभी समझा है कि समांगी उत्प्रेरण में क्या होता है? उत्पाद, अभिकारक और उत्प्रेरक तीनों एक समान अवस्था में होते हैं, विसमांगी में अलग होना चाहिए। ठीक है, तो पहचानिए, देखिए SO2 किस अवस्था में? गैस अवस्था में। O2 किस अवस्था में? गैस। N2 गैस। SO3 ये भी गैस। तो ये तो नहीं होगा क्योंकि ये समांगी है। आप पूछा है कि विसमांगी। ठीक है, यहाँ देखिए N2 किस में है? गैस में। हाइड्रोजन गैस में है। लोहा देखिए सॉलिड अवस्था में है, और ये गैस में। तो ये हो सकता है, तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन बी। और भी आगे देखते हैं, देखिए SO2 गैस अवस्था में है, ऑक्सीजन गैस अवस्था में है, प्लेटिनम ठोस अवस्था में है, और SO3 गैस अवस्था में, मतलब ये भी सही है। तो देखिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि बी और सी दोनों सही है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या था? ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में कौन एरोसोल का उदाहरण है? तो हम लोग पढ़े होंगे कि विलियम के घटक के हिसाब से अलग अलग के अनुसार जो होता है वो कोलाइड जो होता है वो अलग अलग प्रकार के होता है। ठीक है, तो वही पूछा है कि एरोसोल कौन है इसमें? कोहरा है, बादल है, फॉग है, या इनमें से सभी? तो जब हम पढ़े थे तो बताए थे कि एरोसोल जो होता है कोहरा भी होता है, बादल भी होता है, और फॉग भी होता है। यानी ABC तीनों सही है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी, इनमें से सभी। तो ध्यान रखिएगा ये तीनों एरोसोल के उदाहरण है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन एक सतहीय घटना है? पूछा है कि कौन ऐसी घटना है जो एक सतह पर होती है, सतहीय घटना है। ऑप्शन ए दिया है अवशोषण, बी दिया है विशोषण, सी दिया है अधिशोषण, और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो अभी पहला प्रश्न हम लोग पढ़े थे शायद कि निम्न में कौन सतहीय घटना है, उसमें उल्टा पूछा था कि अधिशोषण कैसी घटना है। तो यहाँ बताए थे कि अधिशोषण कैसी होती है? एक सतहीय घटना है। तो उसी को तो बदल दिया है कि सतहीय घटना कौन सा हो जाएगा? तो अधिशोषण। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी, अधिशोषण एक सतहीय घटना है। अगला प्रश्न देखिए, दिया है कि निम्न में किसकी स्वर्ण संख्या सबसे कम होती है? तो आप लोग पढ़े होंगे गोल्ड नंबर, स्वर्ण संख्या पढ़े हैं हम लोग, गोल्ड नंबर। तो ध्यान रखिए पूछा है कि किसका गोल्ड नंबर सबसे कम होता है, पूछा है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए दिया है स्टार्च, 2 दिया है बी
जिलेटिन, सी दिया है APOH3 और डी दिया है इनमें से सभी का। ठीक है, तो हम लोग पढ़े हैं कि जिलेटिन जो होता है उसका स्वर्ण संख्या यानी गोल्ड नंबर जो होता है वो सबसे कम होता है। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, जिलेटिन। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है दिया है, किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? ऐसे ही फिजिक्स में भी हम लोग पढ़ेंगे कि किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। ए दिया है लाल रंग का, बी दिया है हरा रंग का, सी दिया है नीला रंग का और डी दिया है बैगनी रंग का। तो हम लोग पढ़े होंगे कि बैगनी रंग का जो प्रकीर्णन होता है ये सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन क्या सही है? ऑप्शन डी। अगर पूछे सबसे कम किसका होता है तो याद रखिए लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे क्या होता है? कम होता है, सबसे कम। बैगनी रंग का क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, अगर पूछा जाए तरंग दैर्ध्य तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, बैगनी रंग का सबसे कम होता है। ठीक है, तो आंसर क्या था इसका? ऑप्शन डी सही था। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, यानी टिंडल प्रभाव कौन सा दिखाता है? चीनी का विलयन दिखाता है, कोलाइडी विलयन, निलंबन विलयन या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग पढ़े थे कि टिंडल प्रभाव क्या होता है कि ये कोलाइड होता है ना, कोलाइड पर जब प्रकाश पड़ता है, सूर्य का प्रकाश, श्वेत प्रकाश, तो कोलाइड के कण प्रकाश को चारों दिशाओं में क्या कर देते हैं? फैला देते हैं अवशोषित करके, और इसी प्रभाव को हम लोग क्या नाम रखे थे? टिंडल प्रभाव। तो टिंडल प्रभाव कौन दिखाता है? कोलाइडी विलयन दिखाता है। तो ऑप्शन क्या सही है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न क्या है, टिंडल प्रभाव का मुख्य कारण निम्न में से है। तो अभी पढ़े कि टिंडल प्रभाव कोलाइडी विलयन दिखाते हैं, कोलाइड दिखाता है, उसका कारण क्या है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए टिंडल प्रभाव जो होता है यह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। किसके कारण होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, प्रकाश का प्रकीर्णन। अगला प्रश्न देखिए, पूछा है कि निम्न में कौन द्रव विरागी कुलाइड है? तो देखिए हम लोग पढ़े थे कि कितने प्रकार के कुलाइड होता है? दो प्रकार के, एक होता है द्रव रागी या एक होता है द्रव विरागी। ठीक है, द्रव रागी और द्रव विरागी। तो ये पूछा है कि इसमें कौन है जो द्रव विरागी कुलाइड का उदाहरण है? दिया है गोल्ड सॉल्व पढ़े हैं, प्लेटिनम सॉल्व पढ़े हैं, AgCl का सॉल्व पढ़े हैं या इनमें से सभी। तो ठीक है, हम लोग पढ़े थे कि जब भी धातु का जो सॉल्व बनाया जाएगा वह लगभग द्रव विरागी कुलाइड ही होता है। तो इसमें से देखिए ये भी धातु का है, यह भी धातु का है, यानी इसमें सभी जो है ये सभी क्या है? द्रव विरागी कुलाइड के उदाहरण है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है रासायनिक अधिशोषण होता है। तो जो रासायनिक अधिशोषण होता है वह किस प्रकृति का होता है? उत्क्रमणीय होता है, अनुत्क्रमणीय होता है, बहुलीकरण होता है या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग पढ़े थे कि रासायनिक अधिशोषण जो होता है वह अनुत्क्रमणीय प्रकृति का होता है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और यही पूछा जाता है कि भौतिक अधिशोषण किस प्रकृति का होता है? तो याद रखिए भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय प्रकृति का होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए आई गया प्रश्न कि भौतिक अधिशोषण होता है, तो भौतिक अधिशोषण किस प्रकृति का होता है? ए दिया है उत्क्रमणीय, बी दिया है अनुत्क्रमणीय, सी दिया है बहुलीकरण और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो अभी बताए थे कि भौतिक अधिशोषण जो होता है वह उत्क्रमणीय प्रकृति का होता है। तो ऑप्शन क्या सही है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है निम्न में किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है? अब ये पूछा है कि किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है? चीनी के घोल में, सोने का कोलाइडी घोल में, दूध में या इमल्सन में? तो ध्यान से देखिए, दिमाग लगाइए पहले कि टिंडल प्रभाव के लिए क्या देखना है हम लोग का? कोलाइडी विलयन। कोलाइडी विलयन होगा तो वो टिंडल प्रभाव दिखाएगा, जो कोलाइडी विलयन नहीं होगा वह टिंडल प्रभाव नहीं दिखाएगा। तो देखिए जानते हैं हम लोग कि चीनी का जो घोल होता है यह वास्तविक विलयन का उदाहरण है। चीनी का घोल किसका एग्जाम्पल है? वास्तविक विलयन का। अगर इसका मतलब क्या है कि चीनी का घोल जो है कोलाइडी विलयन नहीं है तो यह टिंडल प्रभाव नहीं दिखाएगा। तो हम लोग का ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए सोने का कोलाइडी विलयन, ये तो कोलाइडी विलयन है, दूध भी एक कोलाइड है, इमल्सन, पायस यानी यह भी क्या है? कोलाइड है। तो ये तीनों क्या दिखाएंगे? तीनों के तीनों टिंडल प्रभाव दिखाएंगे। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा है कौन नहीं दिखाएगा? तो चीनी का घोल नहीं दिखाएगा, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न देखिए,
दिया है कि दूध एक उदाहरण है। तो जो दूध है हम लोग देखते हैं वो किसका उदाहरण है, एक निलंबन का उदाहरण है, पायस का उदाहरण है, वास्तविक विलयन का या जैल का। तो हम लोग पढ़े थे पायस, क्या पढ़े थे हम लोग, पायस। और पायस कितने प्रकार के थे, 2 प्रकार के। तो देखिए उसमें पढ़ाया गया कि दूध जो है यह एक पायस का एग्जाम्पल है, किसका उदाहरण है, पायस का। तो ऑप्शन क्या सही है, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है अधिशोषण के लिए डेल्टा एच का मान होता है। तो हम लोग पढ़े थे 3 चीज होता है, एक होता है डेल्टा एच, एक होता है डेल्टा एस और एक होता है डेल्टा जी। ये तीनों हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, तो पूछा है कि जो अधिशोषण की प्रक्रिया होती है तो डेल्टा एच क्या होता है, डेल्टा एच 0 के बराबर होता है, डेल्टा एच लेस देन 0 होता है, या ग्रेटर देन 0 होता है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो याद करिए, रख लीजिएगा, पढ़े भी होंगे कि डेल्टा एच होता है हमेशा लेस देन 0 होता है, 0 से क्या होता है, कम होता है। तो ऑप्शन क्या सही है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। हमेशा याद रखिएगा कि अधिशोषण के लिए डेल्टा एच लेस देन 0 होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अब देखिए इसमें क्या बोला है, कि बोला है कि अधिशोषण के लिए निम्न में कौन सा सत्य है। देखिए 4 को लिखा है ना ऑप्शन, इसमें से एक सही है, आपको पहचानना है कि अधिशोषण के लिए कौन सही है। ठीक है, दिया है कि डेल्टा एच ग्रेटर देन 0, डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 लेकिन डेल्टा जी लेस देन 0, या डेल्टा एच लेस देन 0, डेल्टा एस ग्रेटर देन 0, डेल्टा जी लेस देन 0, डेल्टा एच बराबर 0, डेल्टा एच लेस देन 0, डेल्टा जी लेस देन 0, या डेल्टा एच लेस देन 0, डेल्टा जी लेस देन 0, डेल्टा एस लेस देन 0। तो इसका आंसर होगा, ध्यान से समझिए, कि तीनों पहले लिख दीजिए, डेल्टा एच और क्या है डेल्टा एस और क्या है डेल्टा जी। एक बार दिमाग में रखिए कि अगर अधिशोषण आए तो इन तीनों का मान 0 से कम होता है, तीनों से क्या होता है, कम। डेल्टा एच लेस देन 0, डेल्टा एस लेस देन 0, डेल्टा जी लेस देन 0। अब ये ऑप्शन खोजिए तीनों 0 से छोटा वाला, तो ऑप्शन डी देखिए, लेस देन 0, लेस देन 0, लेस देन 0। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा इस प्रश्न का। ये भी परीक्षा में पूछा है, भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, दिया है तापमान बढ़ाने पर रासायनिक अधिशोषण, यानी जब तापमान को बढ़ाया जाता है तो रासायनिक अधिशोषण क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है, या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग पढ़े थे कि जब तापमान को बढ़ाया जाता है तो रासायनिक अधिशोषण बढ़ती है। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है रासायनिक अधिशोषण होता है तो रासायनिक अधिशोषण कैसा होता है। दिया है कि विशिष्ट प्रकृति का, अविशिष्ट प्रकृति के, उत्क्रमणीय होता है, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग पढ़े थे कि जो रासायनिक अधिशोषण होता है यह विशिष्ट प्रकृति का होता है। तो ऑप्शन क्या सही है हम लोग का, ऑप्शन ए सही है, विशिष्ट प्रकृति का। अगला प्रश्न देखिए, दिया कि भौतिक अधिशोषण होता है तो भौतिक अधिशोषण कैसा होता है, विशिष्ट प्रकृति का होता है, अविशिष्ट प्रकृति का होता है, उत्क्रमणीय होता है, ए और सी दोनों सही है। तो देखिए हम लोग पढ़े थे कि जो हम लोग क्या पढ़े थे कि जो भौतिक अधिशोषण होता है यह क्या होता है, अविशिष्ट प्रकृति का होता है। तो इसमें तो ऑप्शन देखिए दिया है बी, अविशिष्ट प्रकृति का होता है। लेकिन साथ साथ ये भी ध्यान रखिए कि उत्क्रमणीय भी होता है, क्या होता है, उत्क्रमणीय भी होता है, यानी बी भी सही है और क्या है, सी भी सही है। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा हम लोग का, ए और सी दोनों। ओ सॉरी, ई और सी दे दिया है, विशिष्ट प्रकृति का तो होता नहीं है। इसमें ऑप्शन ध्यान दीजिए, ऑप्शन थोड़ा इसमें दिक्कत कर दिया गया है। इसमें देखिए भौतिक अधिशोषण के बारे में दिया है तो भौतिक अधिशोषण अविशिष्ट प्रकृति का होता है। पहले तो ध्यान रखिएगा कि ये क्या होता है, अविशिष्ट प्रकृति का होता है। इसमें ऑप्शन में प्रॉब्लम दिया है, ठीक है, ध्यान से देखिए कि भौतिक अधिशोषण के बारे में सत्य देखिए, विशिष्ट प्रकृति का नहीं होता है, अविशिष्ट प्रकृति का होता है, यह ऑप्शन सही है, उत्क्रमणीय होता है, यह ऑप्शन सही है। तो बी और सी होना चाहिए, यहाँ ए और सी हो गया, ध्यान दीजिए को बना दीजिए, बी और सी दोनों सही है। ठीक है, तो हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भौतिक अधिशोषण के लिए सत्य है, यानी इसमें कौन भौतिक अधिशोषण के लिए सत्य है, एक आणविक परत का निर्माण, बहु आणविक परत का निर्माण, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग पढ़े थे
कि जो भौतिक अधिशोषण होता है, भौतिक अधिशोषण में बहुआण्विक परत का निर्माण होता है। यह अविशिष्ट प्रकृति का होता है और इसमें बहुआण्विक परत का निर्माण होता है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दिया कि रासायनिक अधिशोषण के लिए कौन सा सत्य है? तो रासायनिक अधिशोषण में क्या होता है? एक आणविक परत बनता है, बहुआण्विक परत बनता है, कि ए और बी दोनों बनता है, या इनमें से कोई नहीं। तो जब भौतिक अधिशोषण होता है तो वो क्या होता है? बहुआण्विक परत होता है। तो जब रासायनिक अधिशोषण होता है तो यह विशिष्ट प्रकृति का होता है और इसमें एक आणविक परत का निर्माण होता है। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा इसके लिए? ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, जो पदार्थ किसी पृष्ठ पर जुड़ता है कहलाता है। तो जो पदार्थ होता है वो किसी पृष्ठ पर जुड़ता है तो उसे क्या बोलते हैं? अधिशोष्य बोलते हैं, अधिशोषक बोलते हैं, अवशोषण बोलते हैं, या विशोषण बोलते हैं? बताइए। तो हम लोग पढ़े थे कि मान लीजिए ये कोई दीवार हो गया, अगर इस पर हम पेंट लगा रहे हैं, पेंट इस पर या कुछ भी पेंट टाइप का लगा रहे हैं, तो इसमें क्या जुड़ रहा है? पेंट जुड़ रहा है। तो जो पदार्थ किसी पदार्थ की सतह पे जुड़ता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अधिशोष्य बोलते हैं। तो ऑप्शन क्या सही है हम लोग का? ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि जिस पदार्थ की सतह पर अधिशोष्य जुड़ता है वह क्या कहलाता है? तो अभी समझाएं कि मान लीजिए कोई दीवार है और दीवार पर हम लोग पेंट लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? पेंट लगा रहे हैं। तो पेंट लगा रहे हैं तो पेंट क्या हो जाएगा हम लोग के लिए? पेंट जो होगा वह अधिशोष्य हो जाएगा। पेंट किसका काम करेगा? मान लीजिए अधिशोष्य का। और दीवार जो हो जाएगा, क्योंकि दीवार की सतह पर लगाया जा रहा है, तो जो दीवार होगा वह क्या होगा? अधिशोषक होगा। पढ़े हम परिभाषा? दीवार किसका एग्जाम्पल होगा? अधिशोषक का। तो ऑप्शन क्या सही है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हम लोग का है प्रश्न संख्या 30। विशोषण किस प्रकृति की होती है? तो हम लोग पढ़े थे विशोषण क्या होता है? अवशोषण का विपरीत होता है विशोषण। तो विशोषण किस प्रकृति का होता है? ऊष्माक्षेपी होता है, ऊष्माशोषी होता है, दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान दीजिए, हम लोग पढ़े कि अधिशोषण ऊष्माक्षेपी होता है, जबकि विशोषण जो होता है यह क्या होता है? ऊष्माशोषी होता है। क्या होता है? ऊष्माशोषी। तो ऑप्शन क्या सही है इसके लिए? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, ऊष्माशोषी प्रकृति का। अगला प्रश्न हम लोग का है, अधिशोषण की मात्रा x/m। पढ़े थे अधिशोषण की मात्रा को x/m से लिखा जाता है। और ताप के बीच, ताप यानी टेम्परेचर के बीच अगर ग्राफ खींचा जाता है तो वो क्या कहलाता है? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या कुछ है? अधिशोषण की मात्रा x/m और टेम्परेचर T के बीच अगर ग्राफ खींचा जाए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अधिशोषण दाब बोलते हैं, समताप वक्र बोलते हैं, समदाब वक्र बोलते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो ऐसे ग्राफ हम लोग पढ़े थे और उस ग्राफ को हम लोग क्या बोलते हैं? अधिशोषण दाब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अधिशोषण दाब। ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ तापमान होगा तो यहाँ दाब बोलिएगा। ठीक है, अधिशोषण दाब। और यहाँ ताप बदल के दाब आ जाए तो इसका नाम बदल जाता है। ठीक है, उसका भी आएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए आ गया, अधिशोषित गैस की मात्रा वनी यही x/m। ठीक है, अधिशोषित गैस की मात्रा और गैस के दाब, अब क्या खींचा है? गैस के दाब के बीच जो ग्राफ खींचा जाता है वो वक्र क्या कहलाता है? तो अभी पढ़े थे हम लोग क्या कि x/m और किसके बीच? t के बीच। अब दिया है कि x/m अधिशोषित गैस की मात्रा और दाब के बीच जो ग्राफ होता है, वक्र होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, उसको हम लोग बोलते हैं अधिशोषण समताप। बताए थे अंतर कि वहाँ था अधिशोषण समदाब और यहाँ है अधिशोषण समताप। तो जब देखिए यहाँ P दिया है, मतलब प्रेशर वाला के आंसर में क्या होगा? तापमान होगा। और यहाँ देखिए दाब वाला के आंसर में क्या होगा? प्रेशर वाला के, यानी प्रेशर के तो ताप आ गया, और यदि वही तापमान वाला के क्या आ जाएगा? उसमें क्या आ रहा था? दाब आ रहा था। तो अंतर है, अपोजिट है। ठीक है, समदा अधिशोषण दोनों में होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसका सही आंसर पहले ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, निम्न में कौन फ्रेंडलिक अधिशोषण समताप समीकरण है? बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आ चुका है, यह भी ध्यान रखिएगा। सभी लगभग प्रश्न आए हुए हैं तो सबको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो निम्न में कौन जो है फ्रेंडलिक अधिशोषण समताप है? हम लोग फ्रेंडलिक अधिशोषण समताप पढ़े होंगे। ठीक है, दिया है x/m Kp के पावर 1/n
या log x बाई एम log k प्लस 1/n log p, या log x बाई एम बराबर log k माइनस 1/n log p, इनमें ए और बी दोनों। तो आपको बताना है कि कौन फ्रेंडलिक अधिशोषण है। तो पहले तो ध्यान रखिए कि x बाई एम अधिशोषण की मात्रा k p के पावर 1/n, ये वाला बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन जब इसमें दोनों तरफ आप log लीजिएगा, जैसे ऐसे हो जाएगा log x बता m, ठीक है, और log लीजिएगा इसके पहले, तो ये भी क्या हो जाएगा log k इंटू पी के पावर 1/n। और जब इसको log के गुण से अलग कीजिएगा तो ये ऑप्शन बी भी सही हो जाएगा, ये तो सही है ही। log x बाई एम वैसे ही हो जाएगा, ये अलग कीजिएगा तो जब log k, तो log k आ गया, अब पावर सामने आ जाएगा तो 1/n हो जाएगा, और log क्या हो जाएगा p हो जाएगा। तो ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है, ए सही नहीं है, यानी हम लोग का ए और बी दोनों सही है। तो देखिए ए और बी दोनों ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी जल्दीबाजी में पहला ऑप्शन मार दीजिएगा या दूसरा ऑप्शन मार दीजिएगा तो गलत होगा। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले उत्प्रेरक शब्द का सुझाव किसने दिया, मतलब उत्प्रेरक शब्द सबसे पहले किसने दिया था, ठीक है। तो हम लोग उत्प्रेरक के बारे में पढ़े हैं कि उत्प्रेरक वह पदार्थ होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो नहीं लेता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है या क्या कर देता है, घटा देता है, वह उत्प्रेरक कहलाता है। तो ये शब्द जो है वो सबसे पहले किसने दिया था, डाल्टन ने दिया था, वर्जिलियस ने दिया था, आइंस्टीन ने दिया था, या न्यूटन ने दिया था, ठीक है। तो ध्यान रखिए उत्प्रेरक शब्द सबसे पहले वर्जिलियस ने दिया था, तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वर्जिलियस ने, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, वे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। तो देखिए अभी पहले कि उत्प्रेरक जो होते हैं वे रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाते भी है, और बहुत उत्प्रेरक होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को घटा देते हैं। तो यहाँ दिया है कि वह उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को क्या कर रहा है, देखिए यहाँ से देखिए बढ़ा देता है, तो नाम से ही ध्यान रखिए, बढ़ाएगा तो याद रखिए पॉजिटिव, और घटाएगा तो क्या करेगा, निगेटिव। तो दिया है कि ऋणात्मक उत्प्रेरक, धनात्मक उत्प्रेरक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ देखिए बढ़ा रहा है, तो बढ़ाने का मतलब क्या कर रहा है, प्लस कर रहा है, और प्लस को हम लोग क्या बोलते हैं, धनात्मक। तो वैसे उत्प्रेरक को हम लोग क्या बोलेंगे, धनात्मक उत्प्रेरक। अगर यही पूछा जाए कि वे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को घटा देते हैं, तो घटाने का मतलब क्या होता है, माइनस करते हैं, और माइनस क्या होता है, ऋणात्मक हो जाता है, तो उससे हम ऋणात्मक उत्प्रेरक कहेंगे, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हम लोग का क्या था, ऑप्शन बी सही था। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देखिए आ गया कि वे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को घटा देते हैं, कम कर देते हैं, वे क्या कहलाते हैं, तो वे कहलाएंगे ऋणात्मक उत्प्रेरक। क्या कहलाएंगे, ऋणात्मक उत्प्रेरक। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, एंजाइम होते हैं, तो जो एंजाइम्स होते हैं वे क्या होते हैं, ये दिया है प्रोटीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, विटामिन होते हैं, या इनमें से सभी। तो हम लोग पढ़े होंगे कि जो एंजाइम होते हैं वे प्रोटीन होते हैं, एंजाइम्स वास्तव में क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। तो ऑप्शन क्या सही है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए। देखिए अगला प्रश्न है कि C6H12O6 यानी ग्लूकोज है, इसका C2H5OH इथाइल एल्कोहल में जो परिवर्तन होता है वो किस एंजाइम के सहायता से होता है, या इसके मतलब कि ग्लूकोज को इथाइल एल्कोहल में बदलते समय किस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग पढ़े थे कि पहले चीनी लेते हैं, ठीक है, चीनी को किस में बदला जाता है, ग्लूकोज में, ग्लूकोज को किस में बदला जाता है, इथाइल एल्कोहल में, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़े हैं रिएक्शन। तो ध्यान से देखिए, चीनी को पहले ग्लूकोज में बदलने के लिए अलग एंजाइम लगता है, और ग्लूकोज को इथाइल एल्कोहल में बदलने के लिए अलग एंजाइम लगता है। तो वही दिया है कि जाइमेज, इन्वर्टेज, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग पढ़े थे कि अगर ग्लूकोज हो उसको इथाइल एल्कोहल में बदलना हो तो उसके लिए जो एंजाइम यूज होता है वो होता है जाइमेज एंजाइम। क्या होता है, जाइमेज एंजाइम। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, शर्करा को अपघटन में सहायक एंजाइम होता है। तो अभी समझाए, शर्करा मतलब चीनी। तो चीनी के जब अपघटन होता है तो उसमें कौन सा एंजाइम सहायक होता है, दिया है ऑप्शन ए जाइमेज, इन्वर्टेज, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो अभी पढ़े कि ग्लूकोज के लिए कौन सा एंजाइम यूज हुआ था, ग्लूकोज के लिए हुआ था जाइमेज, ठीक है। तो शर्करा के लिए कौन सा एंजाइम हो जाएगा, इन्वर्टेज।
तो ऑप्शन क्या सही है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। हमेशा ध्यान रखिएगा, शर्करा के अपघटन में सहायक इंजाइम होता है इनवर्टेज। अगला प्रश्न है, कोलाइड के कणों का आकार होता है वीवीआई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, कोलाइड के कणों का आकार कितना होता है? 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच, 10⁻⁻9 मीटर से 10⁻⁻6 मीटर के बीच, या 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से 10⁻⁻4 सेंटीमीटर के बीच, या इनमें से सभी। तो ध्यान से देखिए, ये आपको भटकाने के लिए ऐसे दिया है। ये देखिए ए बी सी तीनों एक ही बात लिखा है। देखिए 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁻9 मीटर, और 10⁻⁻9 मीटर को सेंटीमीटर में बदलिएगा तो होगा 10⁻⁷ सेंटीमीटर। वैसे ही 1000 नैनोमीटर मतलब हो गया 10⁻⁻6 मीटर, और 10⁻⁻6 मीटर किसके बराबर हो जाएगा? 10⁻⁻4 सेंटीमीटर के। तो ये तीनों तो एक ही चीज लिखा है ना, तो ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है, यानी इनमें से सभी सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। और एक बात ध्यान रखिए, कभी कभी एंगस्ट्रम में भी दे देता है, तो उसको भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, हम तीन ही ऑप्शन बनाए हैं, कभी कभी इसका मान किस में दे देता है? एंगस्ट्रम में भी। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पनीर का जो मक्खन है वो किसका उदाहरण है? पनीर का नहीं, पनीर या मक्खन, दोनों पनीर या मक्खन किसके उदाहरण है? पायस के उदाहरण है, जेल का उदाहरण है, एरोसोल का उदाहरण है, या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग पढ़े थे कि पनीर और मक्खन जो होते हैं वे जेल का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? जेल का। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखिए यही दूध पूछा जाता है तो दूध किसका एग्जाम्पल होता है? पायस का एग्जाम्पल होता है। धुआं पूछा जाए, कोहरा पूछा जाए तो वह किसका एग्जाम्पल होता है? एरोसोल का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या सही है? ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, देखिए दिया कि निम्न में कौन द्रव रागी कोलाइड है? तो पढ़ते हैं कि कोलाइड दो प्रकार का होता है, द्रव रागी और द्रव विरागी। तो ये पूछा है कौन द्रव रागी कोलाइड है जिसमें आकर्षण बल होता है? ए दिया है स्टार्च, बी दिया है गोंद, सी दिया है जिलेटिन, और इनमें से सभी। तो हम लोग पढ़े थे, देखिए ध्यान से, कि जो स्टार्च होता है, गोंद होता है या जिलेटिन होता है, ये तीनों लगभग चिपकने वाला चीज है, और चिपकने वाला चीज है तो ये तीनों के तीनों क्या होते हैं? द्रव रागी होते हैं। तो ये सभी सही है। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी सही है। देखिए ज्यादातर ऑप्शन और डी वाला ऐसे दे रहा है कि आपको याद रहे कि हाँ स्टार्च भी क्या होता है? द्रव रागी होता है, गोंद भी होता है, जिलेटिन भी होता है। इससे दो फायदा हम लोग का, कि द्रव रागी कोलाइड का एग्जाम्पल भी याद होगा और हम लोग ऑब्जेक्टिव भी सीखते चलेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग क्या है। अगला प्रश्न है, कोलाइडी विलयन का अवक्षेप में परिवर्तित होना कहलाता है। तो जो कोलाइडी विलयन होता है वो खराब हो जाता है, अवक्षेपित हो जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? पेप्टीकरण कहते हैं, स्कंदन कहते हैं, संघनन कहते हैं, या वाष्पन कहते हैं? तो देखिए हम लोग परिभाषा पढ़े होंगे कोलाइड का स्कंदन। कोलाइड का स्कंदन क्या पढ़े थे? कि जब कोलाइड के कण स्कंदित हो जाते हैं, अवक्षेपित हो जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोल देते हैं कोलाइड का स्कंदन। तो वही पूछा है कि कोलाइडी विलयन का अवक्षेप में बदलना क्या कहलाता है? स्कंदन कहलाता है। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कोलाइड का स्कंदन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दिया है निम्न में किसका स्कंदन क्षमता सबसे अधिक होता है? SN+4 का, Al+3 का, Ba+2 का, या Na+ का? तो एक हम लोग नियम पढ़े थे, हार्डी सुलजे का नियम पढ़े होंगे आप लोग, हार्डी सुलजे का नियम। तो उसमें बताया होगा कि जो स्कंदन क्षमता होता है वो आवेश के समानुपाती होता है। मतलब आवेश अगर बढ़ेगा तो स्कंदन क्षमता भी क्या होता है? बढ़ता है। तो इसमें देखिए प्लस में 4 आवेश है, इसमें प्लस में कितना है? 3, इसमें प्लस में 2 और इसमें प्लस में 1। सबसे ज्यादा आवेश किसमें है? इसमें। तो SN4+ जो है इसका स्कंदन क्षमता सबसे अधिक होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर पूछा कि इसको सजा के दिखाइए तो सजा कर लिख सकते हैं। सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? SN4+, उसके बाद क्या हो जाएगा? Al+3 का, उसके बाद हो जाएगा Ba+2 का, और सबसे कम किसका होगा? Na+ का। तो इसको हम लोग अरेंज करके आए तब भी बता सकते हैं। सबसे ज्यादा पूछा गया है तो SN+4 का, सबसे कम पूछा जाए तो Na+ का होगा। ठीक है, तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हम लोग सीखे, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया है कि एंजाइम की सक्रियता सबसे अधिक होती है। ये भी प्रश्न पूछा है कि जो एंजाइम होते हैं वो एक तापमान पर, एक निश्चित तापमान पर बहुत अधिक सक्रिय होते हैं। किस तापमान पर होता है?
300 केल्विन या 310 केल्विन या 320 केल्विन या 330 केल्विन। तो हम लोग पढ़े होंगे कि एंजाइम की सक्रियता सबसे अधिक होता है 310 केल्विन पे। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। एंजाइम 310 डिग्री पर जो होते हैं सबसे अधिक सक्रिय होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। तो जो मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण होता है वो किस प्रक्रिया से होता है? विद्युत कण संचलन से होता है, वैद्युत परासरण से होता है, विद्युत अपघटन से होता है या अपोहन से होता है? तो हम लोग पढ़े हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बायोलॉजी से रिलेटेड शब्द आता है अपोहन, जो इंग्लिश में इसे को क्या बोलते हैं? डायलिसिस, DIALYSIS ना, DIALYSIS। तो डायलिसिस कराया जाता है। तो डायलिसिस किसके लिए कराया जाता है? रक्त के शुद्धिकरण के लिए। हिंदी में उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? अपोहन। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया है कि कोलाइडी कणों के अनियमित गति का अध्ययन किसने किया था? तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कोलाइड के जो कण होते हैं, इसे कोलाइड के कण ये हमेशा अनियमित रूप से, इंग्लिश में इसको क्या बोल देते थे? पढ़े होंगे, जिगजैग मोशन करते हैं। हमेशा क्या करते हैं? टेढ़े मेढ़े पथ पर गति करते रहते हैं। जिगजैग, जिगजैग पाथ बोलते हैं उसको, जिगजैग, टेढ़े मेढ़े पथ पे तो गति तो करते हैं, जिसको हम लोग क्या नाम पढ़े थे भाई? ब्राउनियम गति। क्या बोलते हैं? ब्राउनियम गति बोलते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है कि ब्राउनियम गति, इसका अध्ययन किसने किया सबसे पहले? ऑप्शन दिया है कि ओस्टवाल्ड ने किया, टिंडल ने किया था, या रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, या इनमें से कोई नहीं। तो जब हम लोग पढ़े थे कोलाइड, तब उस समय पढ़े थे कि कोलाइडी कणों का जो अनियमित गति होता है उसे ब्राउनियम गति कहते हैं, और इसका खोज या इसका मतलब अध्ययन रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। तो ऑप्शन क्या सही है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, रॉबर्ट ब्राउन। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया है कि गोल्ड नंबर किससे संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गोल्ड नंबर, स्वर्ण संख्या, हिंदी में इसी को क्या बोल देते हैं हम लोग? स्वर्ण संख्या। ये किससे संबंधित था? हम लोग गोल्ड नंबर का परिभाषा पढ़े हैं, किसका अधिक होता है, किसका कम होता है, ये सभी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पूछा है कि गोल्ड नंबर जो है किससे संबंधित है? वैद्युत कण संचलन से, रक्षक कोलाइडों से, शुद्ध स्वर्ण की संख्या मात्रा से, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग पढ़े थे कि गोल्ड नंबर जो होता है वो रक्षी कोलाइडों से संबंधित है। कोलाइड का जो रक्षण होता है, रक्षी क्षमता होता है, उसको व्यक्त किया जाता है। किसमें व्यक्त किया जाता है? गोल्ड नंबर में। तो याद रखिएगा, पूछा गया प्रश्न है कि गोल्ड नंबर किससे संबंधित होता है? रक्षक कोलाइडों से संबंधित होता है। तो ऑप्शन क्या सही है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, हैबर विधि में प्रयुक्त उत्प्रेरक होता है। तो हैबर विधि हम लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है और क्या बना लेता है? अमोनिया बना लेता है। बैलेंस नहीं लिख रहे, आप देखिएगा, हम समझने के लिए लिख रहे हैं जल्दी में कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके अमोनिया बनाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराया जाता है। तो यही पूछा है कि जो हैबर प्रोसेस होता है उसमें कौन सा उत्प्रेरक यूज किया जाता है? दिया है लोहा उत्प्रेरक, या प्लेटिनम उत्प्रेरक, या V2O25, या इनमें से कोई नहीं। तो जो पढ़े होंगे हैबर विधि से अमोनिया का उत्पादन, वे जानते होंगे कि उसमें लोहा उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। किसका? Fe उत्प्रेरक। और एक बात ध्यान रखिए, इसमें एमो का उपयोग किया जाता है, और एमो किसका काम करता है? वर्धक का काम करता है, ध्यान रखिएगा। Fe उत्प्रेरक का काम करता है और एमो मोलिब्डेनम जो होता है वो वर्धक का काम करता है, प्रोमोटर का कार्य करता है। तो अगर पूछा जाए तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दूध किस प्रकार के पायस का उदाहरण है? तो हम लोग पढ़े थे कि दूध क्या है? पायस है। लेकिन दूध पूछा जाए कौन सा पायस है, क्योंकि पायस दो प्रकार के होता है, एक होता है जल में तेल का पायस, एक होता है तेल में जल का पायस। तो इसमें एक ही ना होगा कोई, इनमें से दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, दूध जो होता है यह जल में तेल के पायस का उदाहरण है। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही है, जल में तेल का पायस का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भौतिक अधिशोषण में गैस के अणु ठोस से जुड़े होते हैं। तो जो भौतिक अधिशोषण होता है, तो भौतिक अधिशोषण में जो गैस के अणु होते हैं वे ठोस के सतह पे जुड़े होते हैं। अब इसके लिए कौन सा कथन सही है? कि वे रासायनिक बल द्वारा जुड़े होते हैं, कि स्थिर वैद्युत बल द्वारा जुड़े होते हैं, या गुरुत्वीय बल द्वारा, या वान डेर वाल आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं। तो हम लोग पढ़े थे कि भौतिक अधिशोषण में जो अधिशोष्य के अणु होते हैं वे अधिशोषक के सतह से वान डेर वाल आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा,
वांडर वाल आकर्षण बल। अगला प्रश्न है, रक्त किस प्रकार का कोलाइड है? तो हम लोग पढ़े कि रक्त एक प्रकार का कोलाइड है, तो कौन सा कोलाइड है? धन आवेशित, ऋण आवेशित, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो दिमाग में अच्छे बैठाइए अगर नहीं जानते हैं तो, कि रक्त जो होता है भाई, रक्त ऋण आवेशित कोलाइड का उदाहरण है। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, रक्त एक प्रकार का ऋण आवेशित कोलाइड है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि वह कोलाइड जिसमें अधिशोष्य ठोस और अधिशोषक द्रव हो, यानी एक ऐसा कोलाइड जिसमें अधिशोष्य जो होता है वो किस अवस्था में होना चाहिए? ठोस अवस्था में है, और जो अधिशोषक है वह किस अवस्था में है? द्रव अवस्था में। तो वैसे कोलाइड को हम लोग क्या बोलते हैं? यानी समझिए कि पानी है, अधिशोषक क्या है? द्रव हो गया, द्रव यानी पानी टाइप का, और अधिशोष्य क्या हो गया? ठोस, ठोस घुलना चाहिए। ऑप्शन देख लीजिए क्या दिया है, एरोसॉल बोलते हैं, सॉल बोलते हैं, झाग बोलते हैं, या जेल बोलते हैं। तो हम लोग पढ़े थे कि ऐसे कोलाइड को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल बोलते हैं। क्या बोल देते हैं? सॉल। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हम लोग का था बी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक क्या होता है? तो हम लोग पढ़ते कि वनस्पति घी बनाया जाता है तेल से ना, तो तेलों के जो हाइड्रोजनीकरण होता है, हाइड्रोजिनेशन होता है, उसमें उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा उत्प्रेरक होता है? प्लेटिनम होता है, मोलिब्डेनम होता है, लोहा होता है, या निकेल होता है? तो हम लोग पढ़े थे कि तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निकेल उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? निकेल का। तो ऑप्शन क्या सही है? ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, संपर्क विधि द्वारा H2SO4 के निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन है? तो हम लोग पढ़े थे कि कॉन्टेक्ट प्रोसेस। क्या पढ़ाए थे? कॉन्टेक्ट प्रोसेस द्वारा क्या बनाया जाता है? H2SO4। पहले तो याद रखिए, कॉन्टेक्ट प्रोसेस द्वारा H2SO4 बनाया जाता है, 3 चरण में बनाया जाता है। तो बोल रहे हैं कि उसमें एक उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है, वो कौन सा उत्प्रेरक होता है? प्लेटिनम, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, निकेल, या वेनेडियम की यौगिक। तो देखिए हम लोग पढ़े थे कि जब ये प्रक्रिया कराया जाता था कॉन्टेक्ट प्रोसेस, उसमें एनो उत्प्रेरक का यूज किया जाता था। एनो यानी नाइट्रिक ऑक्साइड। तो नाइट्रिक ऑक्साइड क्या होगा? नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, पूछा हुआ प्रश्न है, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है हम लोग का, ओस्टवाल्ड विधि से HNO3 के निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक होता है। तो हम लोग पढ़े थे ओस्टवाल्ड प्रोसेस, या पढ़े थे ओस्टवाल्ड प्रोसेस, और ओस्टवाल्ड प्रोसेस से क्या बनाया जाता था? HNO3। HNO3 का नाम क्या है? नाइट्रिक अम्ल बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? नाइट्रिक अम्ल। इसका भी वर्णन सहित हम लोग पढ़ चुके हैं। तो पूछा है कि इसमें किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? एमओ का, एफी का, निकेल का, या प्लेटिनम का? तो ध्यान रखिएगा कि ओस्टवाल्ड प्रोसेस में हम लोग प्लेटिनम उत्प्रेरक का यूज करते हैं। किसका करते हैं? प्लेटिनम। तो ऑप्शन क्या सही है? ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, प्लेटिनम उत्प्रेरक। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि जब किसी कोलाइड में वैद्युत अपघट्य की अधिक मात्रा मिलाई जाती है तो कोलाइड क्या हो जाता है? अस्कंदित हो जाता है, अवक्षेपित हो जाता है, तनुकरण होता है, या अपरिवर्तित रहता है? तो हम लोग पढ़े थे कि मान लीजिए कोई कोलाइड है और इसमें कोई वैद्युत अपघट्य बाहर से मिला दिया जाए, वो यदि अधिक मात्रा में मिलाया जाए तो क्या हो जाएगा? कोलाइड के कण जो होते हैं वो अस्कंदित हो जाते हैं। तो ऑप्शन तो ए ही सही हो जाएगा, सिंपल, कि जब किसी कोलाइड में वैद्युत अपघट्य की अधिक मात्रा मिलाई जाती है तो वह कोलाइड अस्कंदित हो जाता है। तो ऑप्शन क्या सही है? ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, धुआं एक उदाहरण है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो धुआं हम लोग देखते हैं वो किसका उदाहरण है? द्रव में गैस परिक्षिप्त का, कि द्रव होता है उसमें गैस परिक्षिप्त रहता है, या ठोस में गैस परिक्षिप्त का, कि ठोस में गैस होता है, या गैस में ठोस परिक्षिप्त का, या ठोस में ठोस परिक्षिप्त का? तो ये कोलाइड का प्रश्न है, सिंपल हम लोग पढ़ें कि जो धुआं होता है वह गैस में ठोस परिक्षिप्त का उदाहरण होता है। यानी गैस होता है और गैस में क्या घुला होता है? ठोस घुला होता है। मान लीजिए गैस में क्या होता है? ठोस, तो उसी का उदाहरण होता है, क्या होता है उसका एग्जाम्पल? धुआं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? एरोसॉल। अगला प्रश्न क्या है देखिए, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। कोलाइड का रंग निर्भर करता है, तो जो कोलाइड होता है उसका रंग किस पर निर्भर करता है? यदि है कि आकार पे, द्रव्यमान पे, आवेश पे, या प्रकृति पे? तो जो कोलाइड होता है उस कोलाइड का जो रंग होता है वो आकार पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? आकार पे। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, कोलाइड का कण आकार पर निर्भर करता है।
अगला प्रश्न देखिए हम लोग का है कि द्रव में द्रव का कोलाइड कहलाता है, यानी द्रव में द्रव का कोलाइड परिक्षेपण माध्यम भी इसमें क्या है, परिक्षेपण माध्यम क्या होना चाहिए, द्रव होना चाहिए, ठीक है। और परिक्षिप्त प्रवावस्था भी क्या होना चाहिए, परिक्षिप्त प्रवावस्था भी क्या होना चाहिए, द्रव होना चाहिए। तो द्रव में द्रव का कोलाइड बनेगा तो ये किसका उदाहरण होता है, सॉल का एग्जाम्पल होता है, जिलेटिन होता है, पायस होता है या जेल होता है। तो हम लोग पढ़े थे कि द्रव में द्रव का जो कोलाइड होता है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, पायस बोलते हैं। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन सी पायस, यानी कैसा, दूध जैसा, ठीक है। दूध भी किसका एग्जाम्पल है, पायस का एग्जाम्पल है। तो ध्यान रखिएगा, द्रव में द्रव का विलयन या कोलाइड पायस कहलाता है। अब ऑप्शन क्या सही था इसका, ऑप्शन सी बिल्कुल सही था। अगला प्रश्न देखिए हम लोग का क्या है, निम्न में कौन जेल का उदाहरण है। तो हम लोग पढ़े थे जेल किसका उदाहरण होता है, जेल क्या होता है ये सभी पढ़ चुके हैं। इसमें केवल एग्जाम्पल पूछा है, साबुन, पनीर, दूध, कोहरा। तो बताइए कौन सा जेल का एग्जाम्पल होता है। तो हम लोग पढ़े थे कि जो पनीर होता है, पनीर वह किसका एग्जाम्पल होता है, जेल का एग्जाम्पल होता है। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, पनीर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए हम लोग का प्रश्न सामने आ चुका है, निम्न में कौन द्रव स्नेही कोलाइड है। द्रव स्नेही यानी द्रव रागी, ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं इसको क्या बोल देते हैं, द्रव रागी, या कहीं क्या क्या बोलते हैं, द्रव स्नेही, दोनों एक ही है, ठीक है। तो द्रव स्नेही कोलाइड कौन सा है, दूध, गोंद, कोहरा या रक्त। तो हम लोग पढ़े थे, इसके पहले भी आया था कि गोंद जो होता है यह एक क्या होता है, द्रव स्नेही कोलाइड का उदाहरण है। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, गोंद एक द्रव स्नेही कोलाइड है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हम लोग का है, सबसे अधिक स्वर्ण संख्या होती है। तो सबसे अधिक स्वर्ण संख्या यानी क्या पूछे थे, गोल्ड नंबर किसकी होती है। तो ये शायद आया था हम लोग का प्रश्न या नहीं आया था, देख लीजिए, जिलेटिन, हीमोग्लोबिन, एल्बुमिन या आलू का स्टार्च। तो ध्यान रखिएगा सबसे अधिक, हाँ सबसे कम आया था, किसका आया था, सबसे कम। और सबसे कम क्या पढ़े थे, जिलेटिन का होता है। देखिए यहाँ पूछा है सबसे अधिक किसका होता है, तो याद है कि इन चारों में सबसे अधिक किसका हो जाएगा, आलू स्टार्च का, ठीक है। तो आलू स्टार्च का जो स्वर्ण संख्या होता है वह सबसे अधिक होता है। तो करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि स्कंदन क्षमता बढ़ती है, स्कंदन क्षमता बढ़ती है। दिया है कि आयनिक त्रिज्या के साथ, परमाणु त्रिज्या के साथ, आयन की संयोजकता के साथ, आयन के आकार के साथ। यानी बोला है कि स्कंदन क्षमता कब बढ़ती है। तो हार्डी सुलजे के नियम से पढ़े है कि देखिए, जैसे पढ़े थे अभी कि Al+3 Al+2 ऐसे होगा अगर, तो हम लोग देखें कि आवेश बढ़ने पर स्कंदन क्षमता क्या होती है, बढ़ती है। तो आयनिक त्रिज्या से कोई लेन देन नहीं है, परमाणु के त्रिज्या के साथ कोई लेन देन नहीं है, आयन की संयोजकता के साथ बढ़ती है, ठीक है। अगर आयन की संयोजकता बढ़ेगी, जैसे मान लीजिए एल्युमिनियम की संयोजकता कितना होता है, 3 होता है, मैग्नीशियम का कितना होता है, 2 होता है, सोडियम का कितना होता है, 1 होता है। तो एल्युमिनियम का सबसे अधिक होगा, मैग्नीशियम का उससे कम होगा, सोडियम का सबसे कम होगा। यानी संयोजकता के अनुसार ये बढ़ रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा स्कंदन क्षमता आयन की संयोजकता के साथ बढ़ती है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में कोलाइड बनाने की विधियां हैं। तो ये कौन सी विधि है जिसके द्वारा हम लोग कोलाइड बनाते हैं। ये दिया है संघनन विधि, पेप्टीकरण विधि, परिक्षेपण विधि, इनमें से सभी। तो हम लोग पढ़े थे तो जानते हैं कि संघनन विधि द्वारा भी कोलाइड बनाया जाता है, पेप्टीकरण विधि द्वारा बनाया जाता है, परिक्षेपण विधि द्वारा बनाया जाता है। यानी तीनों जो है कोलाइड बनाने की विधियां हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से सभी, ये सभी कोलाइड बनाने की विधियां हैं। अगला प्रश्न हम लोग का, कोलाइड का शुद्धिकरण किया जाता है। तो जो कोलाइड होता है उस कोलाइड का शुद्धिकरण कैसे किया जाता है, अपोहन द्वारा, वैद्युत अपोहन द्वारा, अति सूक्ष्म निस्यंदन द्वारा, इनमें से सभी। तो हम लोग जानते हैं जो कोलाइड होता है, कोलाइड के शुद्धिकरण की अनेक विधियां होती है। तो अपोहन द्वारा भी शुद्धिकरण किया जाता है, वैद्युत अपोहन भी किया जाता है तेजी से करने के लिए, अति सूक्ष्म अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किया जाता है, अति सूक्ष्म निस्यंदन भी किया जाता है। तो ये तीनों विधि जो होते हैं कोलाइड के शुद्धिकरण की विधियां हैं। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है कि उत्प्रेरक एक पदार्थ है जो, उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ है जो उत्पाद के साम्यावस्था सांद्रण को बढ़ा देता है। ये गलत है।
साम्यावस्था स्थिरांक को परिवर्तित कर देता है, नहीं ये भी गलत है, साम्यावस्था स्थिरांक को परिवर्तित नहीं करता है। साम्यावस्था प्राप्त करने के समय को कम कर देता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रतिक्रिया में ऊर्जा प्रदान करता है, नहीं करता है। अब समझिए, उत्प्रेरक वैसे पदार्थ होते हैं जो साम्यावस्था प्राप्त करने के समय को कम कर देते हैं। मतलब समझिए, जब क्रिया 10 घंटा में होने वाला था तो उसको वो लगभग 8 घंटा या 7 घंटा में करा देंगे, ऐसे समझ लीजिए। तो उत्प्रेरक वैसे पदार्थ होते हैं जो साम्यावस्था को प्राप्त करने के समय को कम कर देते हैं, ठीक है। ये अभिक्रिया की दर को प्रभावित, स्थिरांक को प्रभावित नहीं करते हैं, ठीक है। साम्यावस्था को प्राप्त करने के समय को कम कर देते हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन ठोस ठोस समुदाय है, यानी कौन सा कोलाइड है, कोलाइड जिसमें ठोस परिवस्था भी ठोस है और परिक्षेपण माध्यम दोनों क्या है, ठोस है। धुआं, केक, संश्लेषित जेम, प्यूमिस पत्थर। तो ये तो हम लोग एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं, बहुत ही आसान है कि जो संश्लेषित जेम होते हैं, संश्लेषित जेम वे क्या होते हैं, ठोस ठोस में समुदाय का एग्जाम्पल है, ठोस में ठोस का कोलाइडी विलयन होता है। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, संश्लेषित जेम। अंतिम प्रश्न है इस चैप्टर का, और ये चैप्टर अब कंप्लीट होने वाला है, तो आप लोग कंप्लीट देखिए और इसे देखकर लिख जरूर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि सभी प्रश्न लगभग पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए अंतिम प्रश्न है कि अधिशोषण के लिए log x/m, ये n नहीं है, x/m और log p के बीच खींचा गया ग्राफ रेखीय होता है। तो हम लोग देखते हैं कि खींचते हैं जो ग्राफ होता है वो एक रेखीय होता है। तो पूछा है हमेशा कि ग्राफ का जो ढाल होता है वो क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ग्राफ का जो ढाल होगा, स्लोप होगा, वो क्या होगा। पूछा है के हो जाएगा, log के हो जाएगा, log के ये दोनों एक हो गया ना, ये log के है, ये ln के है, ये दिया है 1/, क्या होगा, n होगा। तो ऑप्शन बताइए कौन सा सही है, अगर जानते हैं तो। तभी आप लोग को हम पढ़े थे कि समीकरण क्या आया था हम लोग का, log x/m, log क्या था, x/m, और इधर आया था शायद हम लोग का log k ना प्लस 1/n log p, सही ऐसे ही आया था हम लोग का, देख लीजिएगा ऐसा ही समीकरण एक आता है। तो इस समीकरण से तुलना कीजिएगा तो होगा y बराबर, इसको मान लीजिए mx आई प्लस में क्या हो जाएगा हम लोग का c। तो y बराबर mx प्लस c से जब तुलना कीजिएगा तो ध्यान से देखिए यहाँ 1/n जो है वो किसके स्थान पे आ जा रहा है, m के स्थान पे आ जा रहा है। तो जो स्लोप होता है वो कितना होता है, 1/d होता है। तो हमेशा याद रखिएगा, रख लीजिएगा कि जब ढाल ये रेखीय होता है log x/m और log p के बीच खींचा गया ग्राफ क्या होगा, एक रेखा होगा, और उस रेखा का जो ढाल होता है वो 1/n के क्या होता है, बराबर होता है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हम लोग का, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग सरफेस केमिस्ट्री पृष्ठ रसायन का 70 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पढ़े हैं। अब इस चैप्टर में कोई ऑब्जेक्टिव नहीं रह गया है, ठीक है। इसमें से आधा से अधिक परीक्षा में आ चुका है, तो आप लोग इस सभी को अच्छे तरीक़ा से देखकर कॉपी में नोट कर लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। हाँ, इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। ओके।